जे कृष्णमूर्ति को कहते हैं एनलाइटेंड थे वो। मैं तो जानता नहीं, बिकॉज मैं तो एनलाइटेंड हूं नहीं। किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं उनकी, थोड़ी मुश्किल भी हैं पढ़ना, बिकॉज जैसे आज पूछ रहे थे आपके, कृष्णमूर्ति की किताबें ज्यादा मुश्किल लगती हैं समझ में आने के लिए, और वहीं पर मैल्कम ग्लैडवेल की या गाय कावासाकी की बुक्स ज्यादा आसान लगती हैं। तो मेरा अंदाजा ये है कि क्योंकि मैल्कम ग्लैडवेल और गाय कावासाकी हमारे सेक्शन 1 के पास है। सेक्शन 1 कौन सा है? जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर तर्क है, और सेक्शन 2 भी वो है जहां पर मेडिटेशन है, ध्यान है। तो दोनों के बीच में एक बड़ा गहरा गैप है, और उस गैप का नाम क्या है? नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब कोई और आदमी आपको क्रॉस नहीं करा सकता, आपको खुद ही उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक तरफ सेक्शन 1 में पूरा संसार है, हम हैं, आप हैं, सब लोग, जो भी लालची है, जो भी स्वार्थी है, वो सब सेक्शन 1 में है। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध टाइप के लोग हैं, कृष्णमूर्ति टाइप के लोग हैं, जो लोग सेक्शन 2B पर पहुंच चुके हैं। उनको एनलाइटन वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहूंगा, बिकॉज एनलाइटन में ऐसा लगता है जैसे कि उनको बहुत बड़ी उपाधि मिल गई है, उनको जन्मों जन्मों के बाद, जो तपस्या के बाद मिलता है। अब बहुत दिन बाद हो गए, CCS क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद वो वहां पहुंच चुके हैं। और सेक्शन 2B हमारे पास भी है, हम भी 6 महीने, साल भर, 2-3 साल काम करें तो सेक्शन 2B पर हम भी पहुंच सकते हैं। तो जो वो कहते हैं बहुत बार हम लोगों को समझ में नहीं आता। सेक्शन 2 के B के बाद सेक्शन 3 और फाइनली सेक्शन 4 है। सेक्शन 3 में कहते हैं आपके पास सारी मिस्टिकल पावर्स आती हैं, अष्टसिद्धियां और 9 निधियां, उसमें बताते हैं। सेक्शन 3 ब्रेन का ही सेक्शन 3 है, माइंड का ही सेक्शन 3 है। और लास्ट में सेक्शन 4 है, जहां पर आप यू रीच, उसको बोलते हैं तुरिया स्टेट। तुरिया स्टेट मतलब आप एक हो जाते हैं भगवान के साथ। बट ज़रूका बोलती है डोंट वरी अबाउट सेक्शन 3 and 4 राइट नाउ, बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग सेक्शन 1 है। सो सेक्शन 1 के साथ जो काम कर सकते हैं करें हम। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं ना, ये हम लोगों को कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें से हम लोग लिख रहे हैं। इट इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड एज कमेंट्रीज ऑन लिविंग, जीने पर कमेंट्रीज। और इसको कृष्णमूर्ति ने पूरा मेमोरी से लिखा है, याद करके, जिस किसी से कोई बात हुई तो उसको लिखा है इसमें। इतना डिटेल याद करके लिखना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो देखते हैं आज का क्या है। आज का टॉपिक है 3 पॉइस इगोइस्टिक। 3 पॉइस मतलब अच्छे, पवित्र, इगोइस्ट मतलब घमंडी, अहंकारी लोग, पवित्र अहंकारी, अच्छा वर्ड है ना। बोलता है अदर डे, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, अदर डे 3 पॉइस इगोइस्ट केम टू सी मी। 3 पवित्र घमंडी मुझे मिलने आए। फर्स्ट वॉज अ सन्यासी, पहला कौन था? सन्यासी। अ मैन हु हैड रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, जिसने दुनिया छोड़ दी थी। सेकंड वॉज ओरिएंटलिस्ट एंड द ग्रेट बिलीवर इन ब्रदरहुड। ओरिएंटल वो मूवमेंट था जहां पर सब लोग हिंदी चीनी भाई भाई, हम सब भाई भाई होने चाहिए, आर्टिफिशियल दोस्ती, भाईचारा वाद था, बिलीवर था। और थर्ड वॉज कंफर्म्ड वर्कर फॉर मार्वेलस उटोपिया। उटोपिया मतलब एक ऐसी इमेजिनरी भविष्य, जैसे साम्यवाद, कि अगर सारा अमीरों का पैसा छीनकर सब में बांट दिया जाए, सबके पास बराबर बराबर पैसा आ जाए तो सब खुश हो जाएंगे। इसमें बहुत लोगों को मारा गया है, बहुत लोगों को मारा गया है। कुछ नहीं, थोड़ा सा इकट्ठे हो गए लोग, गुंडे मवाली इकट्ठे होकर के 2-3 लाख लोगों को ऐसे इलाके को घेर लिया है। स्टालिन ने 3 लाख लोगों को मारा था एक साथ। वही पढ़ रहे थे स्टालिन वाली कहानी में, मेनोनाइट्स को मारा था उस दिन। हाँ, उसने शहर को घेर के उनको खूब पानी, राशन सब खत्म, सब बंद कर। दैट इज उटोपिया, इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। Each of the 3 was strenuous in his own work and looked down on the others' attitude and activities. खुद के काम में बड़ा जोर था कि नहीं सर ऐसा ही होना चाहिए दुनिया में, और दूसरे वाले का ये इसका बेकार है। दूसरे वाले को अपने पर स्ट्रेनियस था एंड लुक डाउन अपॉन द अदर्स एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज। दूसरे वाले का जो एटीट्यूड है उनको लगता था खराब है, उसके काम धाम बेकार है। एंड ईच वॉज स्ट्रेंथेंड बाय हिज ओन कन्विक्शन, और अपनी कन्विक्शन थी, सबकी अपनी अपनी बिलीफ थी तीनों की। Each was ardently attached to his particular form of belief and all were in strange way ruthless. अपने बिलीफ पर बहुत स्ट्रांगली विश्वास करते थे और रुथलेस भी थे। रुथलेस मतलब निर्दयी। जैसे हम लोगों के पिताजी नहीं होते, सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा तुमने, गुरुवार के दिन तुमने नाखून काट लिया। टीचर उस दिन जो टाई पकड़ के खींच रही थी बच्चे का, शी वॉज रुथलेस।
दे टोल्ड मी, स्पेशली द यूटोपियन ने मुझे बताया दैट दे वर रेडी टू डिनाई और सैक्रिफाइस देमसेल्व्स एंड देयर फ्रेंड्स फॉर व्हाट दे बिलीव्ड। बोलता है जिस पे हम भरोसा करते हैं ना उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और अपनी नहीं अपने दोस्तों को भी जान दे सकते हैं। दे अपीयर्ड मीक एंड जेंटल, पर्टिकुलरली द मैन ऑफ ब्रदरहुड। बोलता है देखने में तो बड़े मीक थे और जेंटल थे, बड़े अच्छे आदमी लग रहे थे, खासतौर से वो मैनहुड ब्रदरहुड वाला आदमी जो सबको भाई मानता था। बट देयर वॉज हार्डनेस ऑफ हार्ट, दैट पेक्यूलियर इंटॉलरेंस विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपीरियर। उसके अंदर में दिल ऐसा पत्थर का हो गया था, उसका लग रहा था, हार्डनेस ऑफ हार्ट था, और एक खास तरह का इंटॉलरेंस था, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने का एक चीज, एंड विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपीरियर। ये बड़े लोगों में होता है। ये मेरे भी कुछ लोग हैं जिनको मैं अमीर मानता हूं, वो आपसे तभी बात करेंगे जब उनका कुछ मतलब होगा। अभी रिसेंटली कुछ अमीर लोगों से मेरी दोस्ती हुई है, तो उनको मैं व्हाट्सएप करता हूं। मैंने अब एक फोटो, आईएसएम का एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें दैनिक जागरण में, काफी लोगों को मैंने भेज दिया, जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे, देखते हैं कि रिस्पांस क्या आता है। तो जो सबसे अमीर लोग हैं, 3-4 लोग, उनका कोई रिस्पांस ही नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं है। वही कह रहा था आपसे, वो तालेब बोलता है सबसे खराब रिस्पांस तो क्या होता है कि लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने पहले उसी अमीर आदमी को मैंने, बहुत साल पहले उस आदमी की फोटो खींच करके खींची हुई थी, रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने जब फॉरवर्ड किया उनको, तो उन्होंने उसके लिए थम्स अप दिया था, बहुत अच्छी फोटो खींची है। क्यों? उसमें उनकी फोटो है। तो वो सुपीरियर के सामने वाले को इंटॉलरेट नहीं कर पाता। उन्होंने मुझसे बताया, दे टोल्ड मी स्पेशली द यूटोपियन दैट दे वर रेडी, सॉरी हो गया, दे वर द चोजन, द इंटरप्रेटर्स, दे न्यू एंड वर सर्टन। उनको लगता था कि हम, भगवान ने हमको चूज किया है इस काम के लिए, और सर्टन भी थे, पक्का थे इस चीज में। वो इंटरप्रेटर थे कि जो भगवान की बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं। इंटरप्रेटर। सन्यासी सेड इन द कोर्स ऑफ द सीरियस टॉक दैट ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट लाइफ। और सन्यासी तो बोलता था मैं अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहा हूं, इस जन्म में अगर मैं आध्यात्म नहीं पा सका, भगवान को नहीं पा सका, तो अगले जन्म में। दिस लाइफ ही डिक्लेयर्ड हैड वेरी लिटिल टू ऑफर हिम। बोलता है इस जन्म में कुछ ज्यादा मुझे मिलेगा नहीं। फॉर ही हैड सीन थ्रू ऑल द इल्यूजन ऑफ वर्ल्डलीनेस एंड हैड फॉरसेकन वर्ल्डली वेज। बोलता है दुनिया तो माया है, सब देख लिया मैंने, यहां कुछ नहीं है मेरे लिए, अब अगले जन्म में जो होगा उसमें पाएंगे तो उसमें फायदा होगा। He had some personal weaknesses and certain difficulties in concentration, he added, but his next life he would be ideal, which he had set for himself. बोलता है इस जन्म में कुछ दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन की थोड़ी बहुत कमी है, और थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हैं, कुछ अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, बट नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में नहीं। हाँ, कल सब सही हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पता है ना? मुल्ला नसरुद्दीन थे, तो जिस दफ्तर में काम करते थे, तो उन्होंने मैनेजमेंट वालों को बुलाया कि कैसे हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाएं। तो एक मैनेजमेंट वाले आए, बोलते हैं सब पटरियां चिपका दो, अच्छे अच्छे कोटेशन, गुड कोटेशन चिपकाओ। तो उसमें लिखा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब अगर कल दुनिया खत्म हो जाएगी तो अच्छा काम कब करोगे। तो अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन स्टेनो के साथ भाग गए। गर्लफ्रेंड से प्यार करते थे, उनको लगा कल मर जाएंगे, तो इससे अच्छा आज ही भाग जाते हैं। बोलता है हिज होल इंटरेस्ट एंड वाइटैलिटी ले इन हिज कन्विक्शन दैट ही वाज टू बी समथिंग इन नेक्स्ट लाइफ। उसका पूरा विश्वास ये था कि अगले जन्म में कोई बहुत महान आत्मा बन के पैदा होंगे। He talked at some length and his emphasis was always on tomorrow, on the future. लंबी लंबी बातें कर रहा था, लेकिन उसका पूरा एम्फेसिस किस पर था? कल पर या भविष्य पर। The past existed, he said, but always in relation to the future. बोलता है पास्ट है, होता है, लेकिन उसका हमेशा रिलेशनशिप फ्यूचर से होता है, प्रेजेंट से कुछ नहीं होता। The present was merely a passage to the future. प्रेजेंट तो खाली गलियारा है फ्यूचर में पहुंचने के लिए। And today was interesting only because of tomorrow. और आज केवल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल आने वाला है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। If there were no tomorrow, he asked, then why make an effort? One might just as well vegetate or be like a pacific cow. अगर कल भविष्य नहीं आने वाला तो क्यों मौज मस्त, क्यों कुछ काम मेहनत करो यार,
वेजिटेट करो। वेजिटेट समझते हैं? नहीं, वेजिटेट मतलब कुछ मत करो, पड़े रहो। वेजिटेटिव स्टेट होता है हॉस्पिटल में जब पेशेंट न खा सकता है, न पी सकता है, न चल फिर सकता है, ही जस्ट लाइंग इन कोमा। वेजिटेट मतलब वेजिटेबल की तरह पड़े रहो। जो जो चाहिए आपको, बेसिक पानी चाहिए, वेजिटेबल को पानी चाहिए होता है, वो पेड़ में से सुरकता रहता है, चूसता रहता है। एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं, बट बहुत डिफरेंट है। मेडिटेशन मतलब तो आंतरिक जीवन निकल के आता है, और वेजिटेशन में आप अंदर अंदर मरते रहते हैं। जैसे वो कहता है ना, 3 आलसी थे, तो बोलता है, एक आलसी कहता है कि कुछ ऐसी कहानियां हैं कि कल तुमने मेरे पेट पर आम गिरा हुआ था, तुमने मेरे मुंह में क्यों नहीं डाला? बोलते मैं क्यों डालूं, जब कल परसों सुसु करा था कुत्ता मेरे ऊपर, तुमने भगाया था। बेसिकली ये वेजिटेटिव स्टेट का एक छोटा सा एग्जांपल है। तो बोलता है तब वेजिटेट करो, पड़े रहो, कुछ मत करो। बेसिकली ये तब होता है जब आदमी को मेरे घर में बहुत से लोग हैं, हमारे ससुर जी बोलते हैं कि किसी ने 10 साल अगर जॉब नहीं किया, कोई भी जॉब अगर 10 साल नहीं किया, तो ही विल गो इनटू वेजिटेटिव स्टेट। घर में पड़ा रहेगा, उठेगा सुबह, नहा धोएगा, अखबार पढ़ लेगा। हमारे ताऊ जी देखना नहीं चाहिए, वो जाएगा अखबार पढ़ के दूसरे लोगों से नमस्ते वमस्ते कर लेगा, तो वापस आ जाएगा। बच्चों को डांटेगा, पढ़ाई कर, भविष्य नहीं वैसे बनता है, पढ़ोगे तब भविष्य बनेगा। मतलब दूसरों का भविष्य बनाता है, फिर वो अपने लिए तो फिर प्रेजेंट स्टेट में वेजिटेट करता है। वेजिटेट का खोजेंगे, हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड खोजेंगे, मुझे याद नहीं है। तो आप इसको क्या कहें? मरना, जीते जागते मरना, जीते जागते पड़े हुए हो, जिंदा लाश। लेकिन उसमें दुख टाइप का है, इसमें दुख भी नहीं है, वो खुश रहते हैं, ये खुश लाशें हैं। हाँ अच्छा, तो बोलता है वेजिटेट करते रहो, या पैसिफिक काउ, जैसे गायें अपना चर के पड़ी रहती हैं, वैसे पड़े रहो। The whole life was one continuous movement from the past through the momentary present to the future. We should use the present, he said, to be something in the future, to be wise, to be strong, to be compassionate. बोलता है फ्यूचर में वाइज बनने के लिए, फ्यूचर में कंपैशनेट बनने के लिए, दयावान बनने के लिए, या फ्यूचर में स्ट्रांग बनने के लिए आज को यूज करो, अदरवाइज आज की कोई वैल्यू नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वर ट्रांजिएंट बट टुमारो राइपेंड द फ्रूट। बोलता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ट्रांजिएंट हैं, लेकिन टुमारो जो है वो पका हुआ फल है। आज कच्चे हो, कल ही पकोगे। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और आज खुश हो रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ करेंगे। He insisted that today is but a stepping stone and that we should not be too anxious or too particular about it. आज की ज्यादा चिंता मत करो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। बेसिकली ये कह रहा है। हाँ, we should keep clear the ideal of tomorrow and make the journey successful. आप कैसे भविष्य में पहुंचना चाहते हो उसके बारे में जरूर कॉन्शियस रहो और जर्नी करते रहो। ऑल टुगेदर ही वॉज इम्पेशेंट फॉर द प्रेजेंट। कुल मिलाकर के आज के लिए इम्पेशेंट था, मतलब आज में अगर उसको बोल दिया जाए आज में रहो तो घबरा जाएगा, उसके अंदर पेशेंस नहीं था। मैं इसको आजकल यूज करता हूं बेसिकली। जैसे कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि यार मुझे तो 5000 बच्चे चाहिए थे, मेरा भविष्य क्या है, 5000 बच्चे, 100 स्कूल, 500 या 500 टीचर, इतने लोगों को मैं जरूर पढ़ाना चाहता हूं। और जब घर से निकलता हूं तो कभी कभी जल्दी पैर चलते हैं कि आज 2 स्कूलों से मिलना है। फिर जब जल्दी पैर चलते हैं अचानक याद आ जाता है, तो मुझे लगता है आशीष ये तो इम्पेशेंस है, धीमे धीमे चलेंगे। फिर धीमे से जाके बाइक पर बैठते हैं, फिर तब दिमाग भी काम करता है। जैसे आज मैंने क्या किया, मेरा टारगेट था इस हफ्ते का शनिवार से पहले कम से कम 2 स्कूल मिल जाएं फॉर पंडोली। मेरे पास 2 स्कूल माने एक वहां जाना पड़ेगा गढ़ी रोड 6 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, और उसी रास्ते में एक और स्कूल था, और टाइम था, मैं बच गए थे ऑलमोस्ट 10 बजे मुझे चंदन जाना पड़ता है। अगर वहां जाते तो चंदन लेट, चंदन नहीं गए तो नौकरी छूट जाएगी, तो हम लोग को अंगूठा लगाना पड़ता है वहां पे।
टाइम से पहुंचना पड़ता है, अटेंडेंस लगती है हम लोग की रोज। फिर जल्दी में तो बाइक चालू कर दी, बाहर निकले, लेकिन फिर लगा नहीं आशीष रुको, शांत, पार्थ शांत। जब पार्थ शांत हो गए तब दिमाग काम किया, इतना दूर क्यों जा रहे हो, नजदीक में कोई स्कूल नहीं है। तब ध्यान आया कि वो महेंद्र शिक्षा संस्थान तो बगल में है, तो वहीं चलते हैं। तो महेंद्र शिक्षा संस्थान गए, वहां मैडम मिली, उनसे हाय हेलो ही उन्होंने साइन कर दिया एक। वहीं एक और मैडम मिली, उन्होंने बोला कि आप वहां जाइए ना, वहां पर बगल में एक और स्कूल है। तो उन्होंने दोपहर को वहां जाकर के उनसे मुलाकात हुई, तो वहां पर भी एक और स्कूल मिल गया हम लोगों को। आज 2 स्कूल साइन किए हम लोगों ने विद इन 15-20 मिनट्स, बट आराम से, नॉट रनिंग। टारगेट कहीं था ही नहीं कि मुझे 2 स्कूल पूरे करने हैं, 2 स्कूल पूरे करने हैं। टारगेट ये था कि देखते हैं, किसी से मिलकर आते हैं, कनेक्ट करके आते हैं। दैट वाज द टारगेट। टारगेट इज नॉट समवेयर इन फ्यूचर, टारगेट इज हियर। और फिर कुछ चीजें और हुई, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो बोलता है ही वॉज इम्पेशेंट फॉर द प्रेजेंट, अभी क्या करना है उसके लिए बड़ा इम्पेशेंट था वो। द मैन ऑफ ब्रदरहुड वॉज मोर लर्नेड एंड हिज लैंग्वेज वॉज मोर पोएटिक। और जो ब्रदरहुड वाला था वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, किताबें ज्यादा पढ़ रखी थी, तो उसकी जो जुबान थी वो पोएटिक थी। He was expert in handling words and he was altogether suave and convincing. उसकी बातचीत बहुत स्पेशलिस्ट टाइप की थी, बहुत अच्छे से कन्विंस करता था वो। He too had carved a divine niche for himself in the future. बड़ा अच्छे से लिखा है। उसने भी अपने लिए कार्व कर रखा था, बना रखा था एक डिवाइन नीश। पता है नीश क्या होता है? बिजनेस वर्ड है ये नीश, आजकल बहुत पिकअप करता है। बोलते हैं यू शुड कैच अप अ नीश मार्केट। नीश मतलब ऐसा कोई मार्केट जो किसी और ने देखा नहीं हो, छुपा हुआ, बेसिकली हिडन। जैसे नीश का एग्जैक्ट वर्ड होता है द गैप इन द वॉल। तो जैसे आपका एग्जांपल के लिए फेसबुक क्या है? फेसबुक लोग कम्युनिकेट करना चाहते थे, हजारों साल से कम्युनिकेट करना चाहते थे, और फोटो एक दूसरे से, पता है हम लोग के यहाँ परिवार में लोग फोटो चोरी करते थे। हम लोग को याद है पापा कैमरा लेकर आए थे तो हर फोटो बनने में कम से कम 5 रुपए लगते थे। आपको फोटो खींचने के बाद उसको डेवलप कराना पड़ता था, तो एल्बम में से लोग फोटो चोरी कर लेते थे। गुस्सा भी आती थी कि हम लोग की अच्छी अच्छी फोटो चोरी हो गई। लेकिन ये चीज को फेसबुक ने एक्सीडेंटली खोजा और उसमें दे हैव बिकम, बताते हैं ऑलमोस्ट 1 बिलियन फोटोग्राफ्स आर शेयर्ड सम वीकली और मंथली, 1 बिलियन फोटोग्राफ्स। तो ये नीश मार्केट था। तो बोलता है कि इसने भी अपने लिए कुछ नीश, डिवाइन नीश, कोई ऐसा गैप कि मैं मरने के बाद भविष्य में ऐसी महान चीज बन के निकल के आऊंगा। जो ये कौन, ब्रदरहुड वाला आदमी सबको भाई भाई मानता है, तो अपने लिए डिवाइन नीश फॉर हिमसेल्फ इन द फ्यूचर। ही वॉज टू बी समथिंग, वो कुछ बनने वाला था। दिस आइडिया फिल्ड हिज हार्ट एंड ही हैड गैदर्ड हिज डिसाइपल्स फॉर द फ्यूचर। उसने अपने भविष्य के लिए डिसाइपल भी खोज रखे थे। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं भाई। डेथ, ही सेड, वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। मरना बहुत अच्छी चीज है, फॉर इट ब्रॉट वन नियरर टू द डिवाइन नीश व्हिच वाज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हिम टू लिव इन दिस सॉरोफुल अनगली वर्ल्ड। बोलता है मरोगे तभी तो उस भविष्य में जाओगे, तो मरना बड़ी अच्छी चीज है। तभी इस दुखी संसार से आपको मुक्ति मिलती है। इसमें आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है कि अगर मरने को अच्छा बोल रहा है कोई, तो क्या रोए मरने के लिए? बट द थिंग इज, अगर आदमी, डेथ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट डेथ अपने आप में ब्यूटीफुल है, लेकिन तब जब आप डेथ के एक्सपीरियंस की गहराई में जा सकें, जब आप कॉन्शियसली अपने मॉलिक्यूलर बॉडी को किससे सेपरेट कर सकें? फिजिकल बॉडी से। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज खाली आप डेथ से डर रहे हैं, लेकिन उसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। Death, he said, was beautiful thing, for it brought one nearer to the divine niche which was making it possible for him to live in this sorrowful and ugly world. बोलता है उसी डिवाइन नीश की वजह से तो मैं इस दुनिया में ढो रहा हूं, जी रहा हूं। एक भाई साहब आज मेरे पास, डॉक्टर साहब आए, बोलते हैं अरे डॉक्टर तोमर से मिले हैं आप? मैंने कहा मिला हूं। वो कंपटीटर माने जाते हैं चंदन के। तो चंदन में जो मशीन है अल्ट्रासाउंड की, वो होगी 7-8 लाख 10 लाख की। तो मुझसे बोलते हैं उनकी मशीन पता है कितने की है? कितने की डॉक्टर साहब? 50 लाख की।
मैंने कहा सर पता है एक हमारे यहाँ साधु महाराज आए थे और वो बता रहे थे कि लाखों रुपए छोड़ दिया उन्होंने 15 साल पहले जब वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो एक दिन मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, उनके घर में सफाई वफाई कर रहा था, उनका दराज खोला तो उसमें पासबुक मिली, 137 रुपए उनके पासबुक में थे। और जब मैंने पूछा कि आपके कितने बैंक अकाउंट थे तो बोलते एक ही था। तो जो 137 रुपए थे वो 15 साल में कितने हो गए? लाखों रुपए हो गए। आदमी बढ़ा देता है ना। तो मैंने कहा सर कौन सा मॉडल था उनका? तो कोई बड़ा अच्छा मॉडल था। फिर उन्होंने जो मॉडल बताया वॉल्यूशन सम 747, इंटरनेट पे आजकल उसका रेट करीब 25 लाख रुपए है और वो 50 लाख हो गया था 2-3 साल के अंदर अंदर। तो अभी फ्यूचर में ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कि वो बहुत कीमती हैं, उनकी 50 लाख की मशीन है, दैट इज फ्यूचर। ही वॉज ऑल फॉर चेंजिंग एंड ब्यूटिफाइंग द वर्ल्ड। बोलता है जो कौन, ब्रदरहुड वाला, बोलता है दुनिया को बदलना है और दुनिया को सुंदर बनाना है। एंड वॉज वर्किंग आर्डेंटली फॉर द ब्रदरहुड ऑफ मैन। और आदमी को बदलने के लिए वो क्या कर रहा था, कैसे काम कर रहा था? आर्डेंटली। आर्डेंटली मतलब खूब मेहनत से। ही कंसिडर्ड दैट एम्बिशन with its attendant cruelties and corruption was inevitable in the world where you had to get things done। बोलता है एम्बिशन बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ अगर कोई करप्शन आता है या क्रुएल्टी आती है तो वो भी जरूरी है। मतलब अगर बच्चे को पढ़ाना है एबीसीडी, 4 झापड़ मारना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर बच्चे को पास कराना है तो और घूस देना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एम्बिशन। आप मानते हैं? पता नहीं इनका यही कहना है। And unfortunately, if you wanted certain organizational activities carried on, you had to be little bit on the hard side। और अगर आपको संस्था चलानी है तब पीट पीट के चलाना पड़ता है सबको। ये जानबूझ के कृष्णमूर्ति ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज कृष्णमूर्ति संस्था को सख्त तरीके से चलाने के एकदम खिलाफ थे। पूरी धरती पर अगर कोई मुझसे पूछे आप मरने से पहले कहां रहना चाहेंगे तो मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जाके रहना चाहूंगा। वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। हाँ, आप जाइए वहां रहिए, आपको ध्यान नहीं करना है तो मत करिए। आप खाना खा के वहां वेजिटेट होना चाहते हैं, वेजिटेट होते रहिए। और सस्ता भी बहुत है वहां पर, इट्स क्वाइट चीप। दे आर लीस्ट डिस्टर्बिंग पीपल। और ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनकी, बहुत अच्छी चल रही है। होप सो। बोलता है द वर्क वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज हेल्पिंग मैनकाइंड एंड एनीवन हु अपोज्ड इट हैड टू बी पुट असाइड जेंटली ऑफ कोर्स। मतलब जो भी हमारे काम के बीच आएगा उसको हम या तो प्यार से या तो किसी और तरीके से साइड कर देंगे। ये कौन है? पोइस्ट ईगोइस्ट है, पवित्र आत्माएं हैं लेकिन घमंडी हैं। ब्रदरहुड। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट वर्क वॉज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू एंड मस्ट नॉट बी हिंडर्ड। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं। Others have their path, he said, but ours is essential। बोलता है औरों के अपने अपने रास्ते हैं लेकिन हमारी बहुत जरूरी है। And anyone who interferes is not one of us। और जो हमारे काम में इंटरफेयर करता है वो हमें से एक नहीं है। मतलब वो खलास, हमारे रास्ते से हटा दो। तो उटोपियन वॉज अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ आइडियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल मैन। जो उटोपियन था, उटोपियन मतलब जो एक इमेजिनरी दुनिया बनाना चाहता था, वो बड़ा, उसके अंदर 2 क्वालिटी देखी कृष्णमूर्ति ने। एक तो आइडियलिस्ट था। आइडियलिस्ट बड़े खतरनाक लोग होते हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल काम। जरा सा आपने लाइन टेढ़ी खींच दी उनको दिक्कत हो जाती है। ज्योमेट्री के टीचर, उस दिन मैं, सर थे मैथमेटिक्स के, एक आपके हैं, उनके क्लास में जस्ट घुस गया, टेस्ट ले रहा हूं, मैं टेस्ट ले रहा हूं। एक ज्योमेट्री के टीचर के बारे में बताते हैं समझ गया। ज्योमेट्री के टीचर थे, उनको जेल हो गई थी। ओशो के टीचर थे वो। तो बोलते हैं कि मैं बड़ा उनका शिष्य था, तो स्टूडेंट था उनके पास, जेल में मिलने चला गया। तो 3 महीने बाद जब जेल से बाहर आए तो बोलते हैं सब ठीक ठाक था, जेल में कमरा ठीक था। बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक था, खाली एक दिक्कत थी। बोलते हैं क्या? तो जेल के जो कमरे थे ना सब 90 डिग्री के नहीं थे। वो ज्योमेट्री के टीचर थे, आइडियलिस्ट थे वो, मतलब कायदे से होना चाहिए ना। उनको बोलते हैं सपने में भी दिक्कत होती थी, ज्योमेट्री 90 डिग्री का कमरा नहीं था, तो वो आइडियलिस्ट हो, सब कायदे से सपना नहीं आता। और प्रैक्टिकल आदमी भी थी, काम के।
हिज बाइबल वॉज नॉट द ओल्ड वन बट न्यू। वो पुरानी बाइबल को नहीं यूज करते थे, कहीं ना कहीं वो शायद प्रोटेस्टेंट हो, ये पुरानी बाइबल नहीं यूज करते थे, नई बाइबल यूज करते थे। He believed in the new implicity, नई चीजों पर विश्वास करते थे। He knew the outcome of future for the new book foretold what is to be done। बोलते हैं किताब में लिखा है फ्यूचर में क्या होगा। And his plan was to confuse, organize and carry out। लोगों को confuse करो, organize करो और आगे बढ़ो, काम करो। The present, he said, was corrupt. It must be destroyed and out of this destruction the new would be built। बोलते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा और फिर नया बनाएंगे। द प्रेजेंट वॉज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर फ्यूचर। आज का बलिदान देना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। सोचिए, आज अपने बच्चे को मार देंगे ताकि वो अगले जन्म में अच्छे से पैदा हो। द फ्यूचर मैन वॉज ऑल इंपॉर्टेंट, नॉट द प्रेजेंट मैन। वी न्यू हाउ टू क्रिएट द फ्यूचर मैन, ही सेड। बोलते हैं हम जानते हैं भविष्य का आदमी कैसा बनेगा। He said, we can shape his mind and heart। उसका माइंड और हार्ट हम शेप कर सकते हैं। But we must get into power to do anything good। लेकिन अच्छा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पावर में आना पड़ेगा। We will sacrifice ourselves and others to bring about new state। तो हम बलिदान कर देंगे, अपना भी बलिदान कर देंगे और पब्लिक का भी बलिदान कर देंगे नया दुनिया बनाने के लिए। Anyone who stands in the way we will kill। और जो हमारे रास्ते में आएगा उसको हम क्या करेंगे? टाएं टाएं फिस कर देंगे। एक बच्चा बोलता है अपनी दादी से, अम्मा तुम टां कब बोलोगी? टैं। बोलती बेटा टैं क्या बोलने में क्या दिक्कत है? तो बोलती है टैं बोलने में क्या हो, तो मैं अभी बोल सकती हूँ टैं। बोलती नहीं मम्मी बोल रही थी कि जब बुढ़िया टैं बोलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा। तो वो बोल रहा है कि हम अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम टैं बुलवा देंगे। फॉर द मीन्स इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, द एंड जस्टिफाइज एनी मीन्स। बोलता है एंड हर मीन्स को जस्टिफाई कर देता है। फॉर अल्टीमेट पीस, अंततः अगर हम पीस चाहते हैं दुनिया में, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस कुड बी यूज्ड। अगर शांति चाहते हो तो वायलेंस यूज करो शांति के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द अल्टीमेट इंडिविजुअल फ्रीडम, टायरनी इन द प्रेजेंट वॉज इनएविटेबल। क्योंकि जब आपको अल्टीमेटली फ्रीडम चाहिए तो अभी तुम टॉर्चर करना ही पड़ेगा तुम्हें लोगों को। When we have the power in our hand, he declared, we will use every form of compulsion to bring about the new world without class distinction, without priests। जब तुम्हारे पास पावर आएगा तब हम दुनिया में से सारी क्लास डिस्टिंक्शन खत्म कर देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खत्म कर देंगे। एक दुनिया बनेगी जिसमें कोई प्रीस्ट नहीं होगा, और अगर इस दुनिया को रोकने के लिए कोई आएगा तो हम उसको जान से मार देंगे। इसका मतलब क्या है? अब हम नए प्रीस्ट हैं। जैसे मैट्रिक्स में बोलता है ना, वो स्मिथ बोलता है इससे, नियो से नहीं, मॉर्फियस से बोलता है, हमने वी स्टार्टेड लुकिंग एट योर स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, कि ह्यूमन लोग कैसे हैं। तो बोलता है ह्यूमन लोग मतलब आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो एक और जानवर से मैच करती है, और वो है वायरसेस। वायरस क्या करते हैं? जाते हैं एक जगह पर, उसके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर नई जगह जाते हैं। और ह्यूमंस भी यही करते हैं, एक जगह जाते हैं, रिसोर्स खत्म करते हैं, फिर नई जगह बसते हैं। बोलते हैं जब हमने आपके स्पीसीज को स्टडी करना शुरू किया, आपकी सिविलाइजेशन को स्टडी करना शुरू किया, तो हमारी सिविलाइजेशन हो चुकी थी तब तक, और आप केवल एक स्पीसीज थे। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमारे रास्ते में आओगे तो तुम एक स्पीसीज बन जाओगे, हम तुम्हारे नए प्रीस्ट हो जाएंगे। अभी थर्ड वाले आ गए, उटोपी वाले आ गए। हाँ, तीनों वही घमंडी हैं, तीनों वाद वाले हैं। सारे वाद वाले खतरनाक होते हैं। बोलता है when we have the power in our hand, sorry तो हो गया, from our central thesis we will never move। बोलता है हमारा जो मेन कोर है उससे तो हम कभी हटेंगे नहीं। We are fixed there, but our strategy and tactics will vary depending upon changing of circumstances। अपने स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे लेकिन हम कभी अपने कोर से नहीं बदलेंगे। We plan, organize, act to destroy the present man for the future man। आज के आदमी को हम खत्म कर देंगे भविष्य के आदमी को बनाने के लिए। ऐसे बहुत लोग करते हैं। जब लड़ाइयां होती हैं हिंदू मुस्लिम की तो यही होती है। हिटलर ने यही किया। द सन्यासी, द मैन ऑफ ब्रदरहुड एंड द यूटोपिया ऑल लिव फॉर टुमारो। ये सब किसके लिए जी रहे हैं? कल के लिए जी रहे हैं। फॉर द फ्यूचर, ये अब कृष्णमूर्ति अपने आप से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस इन द वर्ल्डली सेंस। मतलब दुनिया के सेंस में तो बहुत एम्बिशियस नहीं है, मतलब रुपया पैसा नहीं कमाना चाहते। दे डू नॉट वांट हाई ऑनर्स, वेल्थ और रिकॉग्निशन।
खूब इज्जत नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, बट दे आर एम्बिशियस इन अ मच मोर सटल वे। लेकिन उनका एम्बिशन और गहरे तरीके से है। द यूटोपियन हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद अ ग्रुप व्हिच ही थिंक्स विल हैव द पावर टू रीओरिएंट द वर्ल्ड। यूटोपियन सोच रहा है मैं दुनिया को पूरी तरह से बदल दूंगा। द मैन ऑफ ब्रदरहुड एस्पायर्स टू बी एक्साल्टेड एंड द सन्यासी टू अटेन द गोल। जो यूटोपिया वाला है वो ब्रदरहुड वाला अपने आप को एक्साल्ट करना चाहता है, खुश करना चाहता है किसी तरह से, और सन्यासी उसका अपना गोल है। ऑल आर कंज्यूम्ड विद देयर ओन बिकमिंग। वो सब के सब अपने आप को कुछ बनाने में कंज्यूम हो रखे हैं। विद देयर ओन अचीवमेंट एंड एक्सपेंशन, अपने आप को कैसे बढ़ाएं और अचीव करें। दे डू नॉट सी दैट दिस डिजायर डिनाइज पीस। उनको दिख नहीं रहा है कि उन्हीं की इसी डिजायर से उनको खुद पीस नहीं मिल रहा है और दुनिया में पीस नहीं आएगा। ब्रदरहुड एंड सुप्रीम हैप्पीनेस, इसी से हैप्पीनेस डिस्टर्ब उनकी भी हो रही है और औरों की भी होगी। Ambition in any form for a group or for individual salvation or for spiritual achievement is action postponed. अगर आपने एम्बिशन रखा किसी भी फॉर्म में, चाहे अकेले चाहे ग्रुप में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पर बैठे और मैं कहता हूं नहीं, जब हमारी 500 बच्चों की क्लास होगी तब हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, तो मैं फटाफट खत्म कर दूं, तो दैट इज पोस्टपोनिंग। ही सेइंग डिजायर इज इवन फॉर फ्यूचर, डिजायर इज एवर फॉर द फ्यूचर, डिजायर टू बिकम इज इन एक्शन इन द प्रेजेंट। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो वो फ्यूचर के लिए ही है। कुछ भी बनना चाहते हैं, आज हम बैठे हैं, हमको लगता है हम जकरबर्ग की तरह अमीर बन जाएं, तो फ्यूचर के लिए। जकरबर्ग अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं प्रेसिडेंट ओबामा की तरह बन जाऊं, तो फ्यूचर के लिए है, प्रेजेंट के लिए नहीं है। द नाउ हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन टुमारो। कृष्णमूर्ति के हिसाब से जो अभी का मोमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल से। इन नाउ इज ऑल टाइम, क्योंकि सारा का सारा जो समय है वो खाली अभी में ही है, कल कभी आता नहीं है। एंड टू अंडरस्टैंड द नाउ इज टू बी फ्री ऑफ टाइम। और अगर आप अभी समझ जाएं नाउ को, तो आप टाइम से फ्री हो जाएंगे। ये बहुत गूढ़ था, इसको कृष्णमूर्ति बहुत सालों तक बोलते रहे, बहुत कम लोग समझ पाए इसको, लेकिन इसको समझने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं बिकमिंग इज कंटिन्यूअस, सॉरी, इन द नाउ इज ऑल टाइम। जो अभी का समय है उसी में सारा का सारा समय है। इसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था बुद्ध ने। गौतम बुद्ध बैठे ध्यान व्यान कर रहे थे कुछ एक दिन, खूब जोर जोर से मुस्कुराए वो। उसने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोलते मुझे मालूम पड़ गया कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों नाउ में है, अभी है। पास्ट तो कल हो गया, फ्यूचर अभी आएगा। तो बोलते नहीं, नदी को देखो। आनंद को बताया उन्होंने, नदी को देखो, नदी जहां से चालू हो रही है वहां पर भी है, और जहां पर समुद्र से मिल रही वहां पर भी है, और यहां पर भी है। जो पास्ट और फ्यूचर है वो हमारी इमेजिनेशन है। इन रियलिटी नदी कह रही है, ये तो एग्जाम्पल ठीक हो गया, उसके 3 स्टेज भी हो गए, लेकिन एट द टाइम ऑफ मर्जिंग विद द सी, वो भी तो एक टाइम तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन वो घटना तो घट रही है ना कि नदी। मैंने फिर से कहा, इस चीज को समझना हमारे सेक्शन 1 के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, क्योंकि सेक्शन 1 चम्मच है समुद्र को नापने के लिए, नाव को एक्सपीरियंस करने के लिए। जब सेक्शन 2 भी हमारा खुलता है तब हम देखते हैं आंख बंद करके कि मेरा पास्ट क्या है, आज से 2000 साल पहले मैं क्या हूं, और आज के 2000 साल बाद मैं क्या हूं। बट दैट कम्स एज एक्सपीरियंस। अभी अगर बैठ करके हम लोग डिस्कस करें कि आज के 2000 साल बाद हम क्या रहेंगे, दैट इज जस्ट इमेजिनेशन। लेकिन जब सेक्शन 2 में मैं बैठ करके, एक आदमी ने मेरे कपड़े को टच किया और मेरे पिताजी को बोल दिया आज के 2 दिन बाद जब तुम वहां जाओगे इंडस हॉस्पिटल में तो वहां बेटा तुमसे मिलेगा। ही न्यू इट, और ऐसा हुआ। और फिर उसने ये भी बताया कि 2 महीने बाद फिर से भाग जाएगा वो, और वो हुआ। एंड ही सेड, वो व्यक्ति भी है कि अब पता नहीं कहां खो गया वो, तो दैट कम्स ओनली फ्रॉम सेक्शन 2B। वही कह रहा है कि ऑल टाइम
is in now. Becoming is the becoming continuation of time. Sorry, becoming is the continuation of time of sorrow. अगर आप कुछ और बनना चाहते हो तो आप दुख की तैयारी कर रहे हो. Becoming does not contain being. बोलता है अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आप कि आपका जो बीइंग है, जो सोल है, जो सेक्शन 2B और 3 और 4 की बात कर रहे हैं, वो नहीं है. हमको कुछ इमेजिनरी चीज बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या हम अमीर बनना चाहते हैं. दैट इज आवर इमेजिनेशन. दैट इज नॉट आवर बीइंग. दैट इज नॉट आवर सोल. बीइंग इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट. जो सोल है वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है. द बीइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और जो सोल है वही सबसे हाईएस्ट फॉर्म है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का. हमको अगर बदल के कुछ बनना चाहिए तो वही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. बिकमिंग इज मेयरली मॉडिफाइड कंटिन्यूटी. और जो बिकमिंग है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं इसलिए क्योंकि मैं कभी बहुत गरीब था और बड़ी जिल्लत झेली थी. पुलिस ने मुझे पुलिस थाने से निकाल के धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो मैंने कसम खाया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा. दैट इज बिकमिंग. वो क्या है? मेयरली मॉडिफाइड कंटिन्यूटी. कि जो बचपन में ठोकर खाई है उसको मॉडिफाई करके फ्यूचर में आपने कुछ इमेजिनेशन कर लिया है. एंड देयर इज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओनली व्हेन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट और इन द बीइंग. और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है आपका? रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या है? रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप जस्ट होता है, वो सडन चेंज होता है. बस 2 मिनट और बात करूंगा उसके बाद खत्म. रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप बैठते हैं और अपनी बीइंग के अंदर 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 जाते रहते हैं, और आप जब निकल के आते हैं तो आपकी चेतना अलग होती है. और बिकमिंग जिसको बात करते हैं, दैट इज जस्ट योर सेक्शन 1. आपकी अपनी इमोशंस उलट भेद करके आपको एक नया एम्बिशन देते हैं. वो सोल नहीं होती. हम सबकी लड़ाई पता है किससे चल रही है? एक तरफ से हमारी सोल हमको बोल रही है कि मेरे जैसा बनो, लेकिन सोल हमको फ्री छोड़ चुकी है. उसको पता है कि आप भी मालिक हैं, आपकी जो मर्जी हो करो. तो अगर आप हजारों साल तक खेलना चाहते हो तो मौज करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज सोल के लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है. सो आज का सेशन का इज जस्ट द समरी. अगर मुझसे पूछेंगे तो समरी ये है, डोंट ट्राई टू ब्रिंग चेंज, सम बिग चेंज. किसी भी वाद में मत फंसिए. वाद मतलब हिंदू सही बोलते हैं हिंदू जैसा बनना है, या मेरी किताब ये बोलती है ऐसा ही बनना है. डोंट फॉलो एनी कल्ट. डोंट ट्राई टू किल पीपल फॉर सम इमेजिनरी फ्यूचर. इस तरह का हम लोग, आप सर आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो लोग बने हैं ऐसे, ये हम जैसे लोग रहे होंगे कभी. पता है ऐसा क्यों बन गए? बिकॉज अंदर में कहीं पर कॉन्फिडेंस की कमी, तो आदमी जाता है एक छोटे से ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है, और फिर ग्रुप जो कहता है वही करता रहता है आदमी. ग्रुप में हमारा दिमाग काम नहीं करता. फिर हमको पता भी नहीं चलता कि हम टेररिस्ट को मारने गए और खुद बन गए हैं टेररिस्ट. थैंक यू.